चैप्टर का नाम क्या है? प्रोबेबिलिटी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी। तो 11th के बेसिक से थोड़ा सा कुछ कुछ बात कर लेते हैं। पहला चीज़ क्या, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला या फिर प्रोबेबिलिटी निकालते कैसे थे? तो फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाई टोटल आउटकम्स, इतना ध्यान में रखना है। मतलब कि हम लोग को जो चाहिए होगा वो ऊपर में रखेंगे, और टोटल में से चाहिए होगा जहाँ से निकालने वाले होंगे उसको सैम्पल स्पेस बोलते हैं। और जो चाहिए होगा मतलब कि जैसे कि किसी चीज़ के बोलते हैं, मान लो एक डाइस फेंके तो तुम्हारे पास सैम्पल स्पेस क्या आने वाला होगा? 1 2 3 4 5 और 6। तो इसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं यहाँ पे? हम लोग सैम्पल स्पेस बोलेंगे या फिर टोटल आउटकम्स बोलते हैं। अब सपोज़ तुमको हम बोल देंगे यहाँ पे हमको चाहिए क्या, तो चाहिए मान लो ऑड नंबर। ठीक है, तो ये रहा मेरा फेवरेबल आउटकम्स जो हम ये बनाए हैं। ई स्टैंड फॉर इवेंट के लिए हम बोल दिए। ठीक है, हम हर एक टेक्निकल टर्म बताएंगे जो क्लास 11th का चीज़ है। ठीक है, याद होना चाहिए तब जाके समझ में आने वाला होगा। तो हम यहाँ हमारा अभी इवेंट क्या रहा बाबू? ऑड नंबर। तो ऑड नंबर यहाँ पे कितना जगह पे दिख रहा है? 1 2 3। तो ये में हमको चाहिए, यानी कि फेवरेबल आउटकम्स ऊपर 3 लिख देंगे। और कहाँ से चाहिए? यानी कि सैम्पल स्पेस या फिर टोटल आउटकम्स। तो कितना है? 1 2 3 4 5 6, तो 6, यानी कि आंसर क्या आ गया? 1/2। तो ऑड नंबर आने का चांसेस का प्रोबेबिलिटी कितना है? 1/2 है। ठीक है, अभी हम कुछ कुछ एक टर्म बता देते हैं जैसे इवेंट। ठीक है, उससे ही पहले हमको थोड़ा सा एक नॉलेज आइडिया दे सकता है कोई कि इवेंट, हाँ बताओ, सबसेट किसी को आइडिया कि अगर सेट ए लिखा हुआ है यहाँ पे बोल देंगे 1 2 3, तो इसका कितना सारा सबसेट बन सकता है? पॉसिबल है? किसी को आइडिया? सबसेट बस छोटा सा पार्ट है इसीलिए बोल रहे हैं। ठीक है, हम जैसे सेट ए बोले 1 2 3, इसका कितना सारा सबसेट बना सकते हैं? अगर नहीं याद है तो याद रखना 2 का पावर n बोलते हैं, और यहाँ से n क्या डिनोट करता है? नंबर ऑफ एलिमेंट को। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट को। तो यहाँ पे इस सेट में कितना सारा एलिमेंट है? 1 2 3, तो यहाँ पे 3 रख देंगे, 2 का पावर 3 मतलब 8, यानी कि हम यहाँ पे 8 सबसेट बना सकते हैं। अब हम ये क्यों बोलना चाह रहे हैं? तो कुछ कुछ बोले टर्म ना कि जो 11th का पार्ट है वो आप लोगों को समझ में आना चाहिए। सबसे पहला चीज़ इवेंट। ठीक है, इवेंट क्या होता है? तो आप कोई एक एक्सपेरिमेंट कर रहे होगे। ठीक है, एक्सपेरिमेंट इन द सेंस क्या कि एक कॉइन को उछालना, एक डाइस को फेंकना, ये सब एक्सपेरिमेंट है। यहाँ से जो आउटकम्स आता है उसको हम लोग सैम्पल स्पेस बोलते हैं। ठीक है, अब इवेंट क्या हो जाएगा? जैसे कि मान लो हम एक डाइस को फेंकें, 1 2 3 4 5 6 आया, तो इवेंट तुम क्रिएट किए क्या कि ऑड नंबर, तो वो एक इवेंट बन गया कि हमको ये इवेंट आने का चांसेस क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या है। हम बोल देंगे इवन नंबर, ये एक इवेंट बन गया। ठीक है, बोल देंगे प्राइम नंबर, ये एक इवेंट बन गया। तो इस टाइप का हम लोग कितना सारा इवेंट बना सकते हैं। ठीक है, तो याद क्या रखना है कि इवेंट जो होता है वो सबसेट होता है सैम्पल स्पेस का। याद रखना, इवेंट जो होता है क्या होता है? सबसेट होता है सैम्पल स्पेस का। ठीक है, तो अगर मान लें कि सैम्पल स्पेस में मेरे पास 5 एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, मान लो ऐसा कुछ है, तो हम लोग कितना सारा इवेंट क्रिएट कर सकते हैं? तो 2 का पावर n, और n क्या होता है? सैम्पल स्पेस में, यानी कि जितना सारा एलिमेंट आया होगा। फॉर एन एग्जाम्पल, मान लो हम एक कॉइन को फेंकें तो उसके सैम्पल स्पेस में क्या आएगा? 2 चीज़ आएगा, एक हेड आएगा और एक टेल आएगा। तो हम यहाँ पे कितना सारा इवेंट बना सकते हैं? तो 2 का पावर 2 बोलने वाले होंगे, यानी कि 4 डिफरेंट टाइप का इवेंट हो सकता है। वो क्या क्या हो सकता है? तो हमको चाहिए सिर्फ हेड, ये एक इवेंट है, इवेंट नंबर इवन बोलते हैं। सिर्फ टेल चाहिए, ये बोल सकते हैं। या फिर दोनों चाहिए बारी बारी करके, ऐसा कुछ। ठीक है, या फिर कुछ नहीं चाहिए, इवेंट नंबर 4। तो ये 4 सबसेट बन के आने वाला होगा और सैम्पल स्पेस का। तो इतना टाइप का हम लोग इवेंट क्रिएट कर सकते हैं। नीचे ध्यान में होना चाहिए, बस ये लिखना कि इवेंट जो होता है वो सबसेट होता है सैम्पल स्पेस का। बस टर्म है, आपको आगे आएगा क्वेश्चंस बढ़िया बढ़िया, दिमाग खुद 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 खुल जाएगा। पहले ये सब टर्म जान लेते हैं। ठीक है, सेकंड चीज़ क्या बोलना चाहेंगे बाबू? सेकंड चीज़ क्या बोलेंगे? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। किसी को आइडिया कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होता है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। ठीक है, हम समझाते थे, देखो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट किसको बोलते हैं? तो मान लो बाबू कि एक हम डाइस को थ्रो किए, एग्जांपल दे रहे, ठीक है, एक डाइस को थ्रो किए तो उसके सैम्पल स्पेस में कौन कौन सा एलिमेंट आया? 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, 5 आया, 6 आया। ठीक है, और क्वेश्चन में बोल दिया कि 2 इवेंट है। इवेंट नंबर 1 क्या है बाबू? गेटिंग ऑड नंबर,
जिसको जो दिक्कत है वो प्लीज़ बोल रहे हैं बोलना, ताकि यहाँ से कुछ मार्क्स निकल सके। जो दिक्कत है तो ज़रूर बोलना। हालांकि 11th का कुछ कुछ पार्ट रहेगा मिसिंग, बट उतना ज़्यादा मैटर नहीं करेगा, उसके लिए हम वही बता रहे हैं, ठीक है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब गेटिंग ऑड नंबर, हम एक इवेंट क्रिएट किए, ठीक है। इवेंट नंबर 2 बोल रहे बाबू, ठीक है। यहाँ पे क्या बोलते हैं, गेटिंग इवन नंबर, अच्छे से समझना, ठीक है। ऑड नंबर का बात करें तो कौन कौन सा एलिमेंट आ जा रहा है उसमें, 1, 3 और 5। इवन नंबर का बात कर रहे हैं तो 2, 4, 6। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट उनको बोलेंगे जिनमें कुछ कॉमन ना हो। जैसे कि इवेंट E1 क्या लिखे हैं हम, ऑड नंबर। इवेंट E2 क्या लिखे हैं, इवन नंबर। तो इवेंट E1 और इवेंट E2 में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, जिसको 5 बोल देंगे, ठीक है। तो ऐसा इवेंट जिसमें कोई भी चीज़ कॉमन ना है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। तो या फिर ये भी याद रख लेना आपने को कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट मतलब उसमें इंटरसेक्शन वाला पार्ट 0 है, कॉमन कुछ है ही नहीं। बात क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। वो नहीं बोलेगा फिर हम आगे बढ़ते चल जाएंगे, दिक्कत होगा तो बोलना जरूर। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का मतलब ऐसा दो इवेंट जिसमें कोई भी जो भी तुम आउटकम चाहिए होगा वो कॉमन नहीं है। जैसे कि ऑड नंबर, इवन नंबर, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल ये था मेरे पास समझाने के लिए, ठीक है। थर्ड नंबर यहीं पे लिख देते हैं हम, देखो अच्छे से यही एग्जाम्पल देने वाले, इसीलिए हम थर्ड नंबर लिख दिए। देखो जो टर्म है वो सब, ये सब 11th का टर्म है, तो तुम्हें पता होना चाहिए। जैसे कि एग्जॉस्टिव, अब ये एग्जॉस्टिव इवेंट क्या होता है इसके बारे में भी जानते हैं। अगेन हम वही एग्जांपल उठाएंगे। मान लो एक डाइस को थ्रो किए, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 आया, ठीक है। हम यहाँ से अगेन वही दो इवेंट उठा रहे हैं इवन। जैसे कि और भी बहुत सारे इवेंट बन सकता है, बट हम तुमको एग्जांपल दिखा रहे हैं एग्जॉस्टिव इवेंट का कैसा होने वाला है, इसलिए बोल रहे हैं, ठीक है बाबू। तो ऑड नंबर का आना, इवेंट E2 क्या बोल रहे हैं, गेटिंग एन इवन नंबर का आना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, अब ऑड नंबर के लिए 1, 3, 5 बोल दिया जा रहा है और इवन नंबर के लिए 2, 4, 6 बोल दिया जा रहा है। तो ऐसा इवेंट्स जिनका जब हम यूनियन करें तो वो मुझे क्या दे दे, सैम्पल स्पेस पूरा दे दे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एग्जॉस्टिव इवेंट बोलते हैं, ठीक है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का मतलब उन दोनों में कोई भी पार्ट कॉमन नहीं आने वाला है। एग्जॉस्टिव का मतलब आप जब उन दोनों इवेंट को यूनियन करोगे तो ये सैम्पल स्पेस आ जाए। तो साफ साफ दिख रहा है, अगर इन दोनों का यूनियन किया जाएगा तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 विच मीन्स ये पूरा सैम्पल स्पेस दे दिया, तो उस टाइप का इवेंट्स को हम लोग एग्जॉस्टिव इवेंट बोलेंगे। ये बात क्लियर है। तो इंडिविजुअली म्यूचुअली समझ में आ गया, इंडिविजुअली एग्जॉस्टिव भी समझ में आ गया। अब ये E1 और E2 एकदम स्पेशल केस वाला था। ये क्या ऐसा, ये कौन इवेंट है, E1 और E2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है और एग्जॉस्टिव भी, साथ के साथ दोनों हैं। तो यही हम लोग आगे पढ़ेंगे टोटल प्रोबेबिलिटी में, ठीक है। वही इसी को बोलते हैं, फिर घुमा फिरा के पता है क्या, इसका एक स्टेप आगे बढ़ते हैं इन दोनों को लेके, तो हम लोग पढ़ेंगे बेस थ्योरम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंस के बेसिस पे भी और तुम्हारा बोर्ड के बेसिस पे भी, ठीक है। दिक्कत होगा बोलेगा, ज़रूरी नहीं है कि हर इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो और हर इवेंट एग्जॉस्टिव हो, ठीक है, ज़रूरी ऐसा नहीं है। लेकिन जहाँ तुमको समझ में आ जाए कि ऐसा इवेंट जब कुछ कॉमन नहीं है तो उसको हम लोग म्यूचुअली एक्सक्लूसिव घोषित कर सकते हैं, ठीक है। एग्जॉस्टिव किसको बोलेंगे, जब हम किन्हीं मान लो 2-4 इवेंट दिया हुआ है, उनको हम अगर यूनियन किए तो सैम्पल स्पेस दिख गया, तो उन सब इवेंट को हम लोग क्या बोल सकते हैं, वो म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट था। और कई दफ़ा ऐसा भी होगा कि कुछ कॉमन भी नहीं आएगा और जब यूनियन करेंगे तो पूरा सैम्पल स्पेस दिख जाए, जैसे कि ये दोनों, तो उसको हम लोग साथ के साथ बोलेंगे एट ए टाइम कि म्यूचुअली एंड एग्जॉस्टिव दोनों है, वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट दोनों है वो, ठीक है। तो ये 3 टर्म था जो 11 से अपने साथ लेके आया हुआ है। और आगे बढ़ते हैं। अब हम एक बात बोल रहे हैं, ये समझना अच्छे से। सिलेक्शन वाला हम स्टार्टिंग में क्यों पूछे तुम लोग से कि कॉम्बिनेशन पता होना चाहिए। जैसे कि एकदम बेसिक से एग्जांपल देके दिखाते हैं तुमको। मान लो यहाँ पे पेन नंबर 1 है, पेन है, ठीक है, एग्जांपल देते हैं, ठीक है। ये पेन नंबर 1 बोल रहे हैं, या फिर पेन मत बोलना, ऐसा बोल दो, ब्लैक बॉल, ठीक है, क्या बोले, ब्लैक बॉल, छोड़ो हटाओ, ठीक है। यहाँ पे 5 पेन है, 1, 2, 3, 4, 5 नंबर दिया हुआ है सब पे अपना अपना, ठीक है। 5 पेन है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे तुमको बोलते ना पेन से ज़्यादा बेस्ट बार बार कन्फ्यूज़ कर दे रहे हैं हम, पेन से ज़्यादा बेस्ट वो बॉल उठा लेते, ठीक है, बॉल है,
मान लो 10 बॉल है, ठीक है, 10 बॉल है। हम यहाँ पे बोलते हैं ना बाबू कि एक बॉल उठाओ, एक बॉल उठाने का चांसेस क्या होगा, तो 1 बाई, और बॉल अलग अलग है, ब्लैक बॉल अलग अलग है यहाँ पर, ठीक है, याद रखना क्या बोल रहे हैं, बॉल अलग अलग कलर का है, सेम कलर का नहीं है। हम बोले एक बॉल उठाने का चांसेस, ब्लैक बॉल उठाने का चांसेस क्या होगा, रुक जाओ यार, ब्लैक 5, रुक जाओ, ठीक है, रेड 6 बोल देते हैं, ठीक है, और 5 6 11, और ब्लू बोल देते हैं बाबू 9, ठीक है, 9 बॉल, ठीक है, अच्छे से समझना। तो ब्लैक 5 बोल दिए, रेड 6 बोल दिए, और ब्लू बॉल 9 बोल दिए, तो टोटल हमारे पास कितना हो गया, 9 6 15 20 बॉल हो गया। अगर हम यहाँ पे बोलते हैं कि एक ब्लैक बॉल उठाओ, तो प्रोबेबिलिटी क्या होता कि 5/20, क्योंकि ब्लैक में से कोई भी आ सकता है। तो हमारे पास कितना सारा ब्लैक बॉल है, 5 ब्लैक बॉल है, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टोटल आउटकम्स कितना 20 है। याद रखना हम ये सिर्फ 1 बॉल के बारे में बोल रहे हैं, सिर्फ हम क्या बोल रहे हैं बाबू, 1 बॉल उठाने का बात करें तब। यहाँ तक क्लियर है। अगर बोलते ब्लैक बॉल उठाओ तो प्रोबेबिलिटी होता है बाबू कि कितना सारा ब्लैक बॉल है, तो अच्छा 5 ब्लैक बॉल है, ये फेवरेबल आउटकम से मेरा, तो 5 ऊपर टपका देंगे, डिवाइडेड बाई कहाँ से उठाने वाले हैं, तो पूरे बॉक्स में 20 बॉल रखा हुआ था, तो 20 टोटल आउटकम्स, यानी कि 5/20, प्रोबेबिलिटी 1/4 हो जाएगा। ये कब बोल रहे हैं, जब आप कोई सामान में से, कोई बॉक्स या कोई भी जहाँ से आप एक चीज़ उठा रहे हो, तो ये चीज़ समझ में आता है। अगर हम यहाँ पे बोलते हैं आपको कि आपको 2 बॉल उठाना है, 2 बॉल उठाना है एट अ टाइम, ठीक है, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या होगा, किसी को आइडिया, कोई बता सकता है, 2 बॉल उठाने के लिए बात बोलेंगे तो 2 ब्लैक बॉल उठाना है, 2 ब्लैक बॉल, एग्जैक्टली नहीं 20 फिर गलत हो गया, वो 20C2 भी बोलेंगे, ठीक है, हम समझाते हैं। देखो हम ये तुमको क्यों इस्तेमाल करने बोले, क्योंकि बहुत जगह पे इस तरीके से नहीं बताया, क्योंकि तुमको कॉम्बिनेशन क्वेश्चन के दौरान बताया जाएगा, ठीक है। हम पहले ही बोलते रहे कि कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल कब करना है। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन, ठीक है। जब आप एक चीज़ सेलेक्ट कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, हाँ आप एक ही चीज़ सेलेक्ट कर रहे हो तो आप उतने तरीके से उठा सकते हो। लेकिन अगर बोला जाए कि 2 चीज़ सेलेक्ट करना है, यहाँ पे हम बोले ना कि एक पेन, 2 पेन, 3 पेन, 4 पेन बोले, तो मान लो नंबर कर ही दिए 1 2 3 4। अगर यहाँ पे बोलते तुम एक पेन उठा कर दिखाओ, कितना तरीके से उठा सकते थे, 4 तरीके से। तुम 1 वाला भी ले जा सकते हो, 2 वाला भी ले जा सकते हो, 3 वाला भी ले जा सकते हो, और 4 वाला भी ले जा सकते हो। लेकिन अगर यहाँ पे हम यही बोलते हैं कि तुम 2 पेन उठाओ, तो तुम्हारे पास नया नया टाइप हो जाता है भाई कि तुम 2 पेन कितने तरीके से उठा सकता है। तो तुम चूज़ करता, अच्छा पहले को हम 1 लेते हैं, एक 2 वाला ले सकते हैं, 3 वाले ले सकते हैं, 4 वाले ले सकते हैं, ये कॉम्बिनेशन हो गया। फिर तुम 2 उठाया, फिर 3 ले सकता था, 4 ले सकता था, ये कॉम्बिनेशन हो गया। 3 उठाया, फिर 4 ले सकता था। तो जब तुमको एक से ज़्यादा सामान उठाने बोला जाएगा, सेलेक्ट करने बोला जाएगा, तो हमको कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करना है। यहाँ पे क्या बोले, 2 पेन उठाना है, तो तुम 2 पेन कितने डिफरेंट तरीके से उठा सकते हो, तो उसको क्या बोलते हैं। यहाँ पे टोटल पेन कितना था, 4 था, 2 पेन उठाने का बात कर रहे थे तो 4C2 बोलते हैं। सेम केस यहाँ पे होता, ठीक है। हमको देखो क्या बोले कि यहाँ पे आपको 2 ब्लैक बॉल उठाना है, ठीक है, 2 ब्लैक बॉल उठाना है। तो अच्छा सा 2 ब्लैक बॉल है, तो टोटल ब्लैक बॉल कितना है मेरे पास, 5 है। तो फेवरेबल आउटकम्स हम क्या लिखेंगे, 5C2। उन 5 ब्लैक बॉल में 2 ब्लैक बॉल इतने डिफरेंट तरीके से उठाया जा सकता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। आते हैं, ये फेवरेबल आउटकम्स था मेरा, ठीक है बाबू, जो हमको चाहिए। अब आते हैं टोटल आउटकम्स। तो टोटल मेरे पास क्या हो जाएगा, टोटल आउटकम्स का मतलब क्या, 20 में से तुम 2 बॉल कितने तरीके से उठा सकते हो। ये टोटल आउटकम्स, टोटल बॉल 20 था, 20 में से तुम 2 बॉल कितने तरीके से उठा सकते हो, ये सैम्पल स्पेस। लेकिन तुमको क्या चाहिए स्पेसिफिकली, ब्लैक बॉल। तो ब्लैक बॉल 5 में से 2 तरीके से कितने उठा सकते हो, तो 5C2/20C2। ये कब इस्तेमाल करें कॉम्बिनेशन, जब सेलेक्शन कर रहे एक से ज़्यादा चीज़ का। एकदम माइंड में फिट कर लो कि जब एक से ज़्यादा चीज़ एट अ टाइम उठाएंगे तो कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर है। इसीलिए कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल यहाँ पे करना है कब, जब एक से ज़्यादा चीज़ उठाने की बात करेंगे। अगर एक होता, बोलता एक ब्लैक बॉल उठाने का कितना तरीका होगा, तो फटाक से 5/20 करते। लेकिन यहाँ बोला कि 2 ब्लैक बॉल, तो पहले तो कितना तरीके से कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, यानी कि सिलेक्शन कर सकते हैं। तो 5C2, और कहाँ से भाई, तो 20 बॉल में से 2 बॉल कितने तरीके से चूज़ कर सकते हैं, इतने तरीके से चूज़ कर सकते हैं। लेकिन हमको क्या चाहिए स्पेसिफिकली, ब्लैक बॉल, तो 5C2 ऊपर लिख दिए। अगर रेड चाहिए होता तो 6C2 कर सकते। आगे आएगा, टाइप्स आएगा, टेंशन मत ले, ठीक है, टाइप्स आएगा। यहाँ पे अगर यही बोलते हम कि एक ब्लैक और एक रेड चाहिए, सपोज एक ब्लैक और एक रेड, तो तुम क्या बोलते
5C1 यानी कि 5 तरीका हो गया, और रेट कितना है तो 6C1 ऐसा कुछ। 5C1 इंटू 6C1 डिवाइड बाई 20C2। ये 20C2 का मतलब है 20 में से कोई भी 2 बॉल, लेकिन तुमको कौन सा चाहिए वो ऊपर लिखते हो, तो हमको पता है ये फेवरेबल ऊपर लिखा जाता है। तो 5C1 इंटू 6C1। तो इस तरीके से कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करना है अपने को, क्योंकि आगे छोटा मोटा कहीं ना कहीं दिखेगा, पहले ही बता दिए। तो हम अभी बता दे रहे हैं, लिख दे रहे हैं, ठीक है। फॉर्मूला 4 नंबर इसका इस्तेमाल करने वाला है, वो किस चीज़ का, तो NCR। NCR का मतलब क्या हो जाएगा, n का फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस r का फैक्टोरियल इंटू r का फैक्टोरियल, ठीक है। ये चौथा चीज़ है। 5वां नंबर पे आते हैं। सेट वाला खिलवाड़ सभी लोग किया होगा, लेकिन नहीं आया तो कोई बात नहीं। तो ये थोड़ा लिखना है हम लोग, प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B बोलेंगे। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन बोल रहे हैं, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B बोलने वाले हैं। ये चीज़ अपने को याद रखना है, ठीक है। तो ये एकदम बेसिक का चीज़ था जो 11th के साथ हम लोग लाए थे, तो ये ज़रूरी है। अब आगे बढ़ते हैं, 12th के पार्ट पे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कुछ दिक्कत समझने में ये सब पता होना चाहिए कि इवेंट क्या होता है, सैम्पल स्पेस का सबसेट होता है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का मतलब क्या कहलाएगा, कि ऐसा 2 इवेंट जिनमें कोई भी चीज़ कॉमन ना हो, तो उसको हम लोग बोलेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। और अगर एग्जॉस्टिव इवेंट का बात करेंगे, तो ऐसा इवेंट जिनको हम जब यूनियन करेंगे तो सैम्पल स्पेस पूरा दिख जाए, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, एग्जॉस्टिव इवेंट्स। NCR कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल कब करना है हमको, एकदम माइंड में फिट कर लिया जाए कि भैया एक से ज़्यादा चीज़ जब एट ए टाइम उठाएंगे, एक ही टाइम पे, तो हम लोग कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करेंगे। और ये P प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B ये होने वाला है, ठीक है। ये वाला जो चीज़ लिखे ना, ये लास्ट एक्सरसाइज 11th क्लास का RD शर्मा के हिसाब से अगर देखा जाए तो लास्ट एक्सरसाइज में है, ये सब पूरा खिलवाड़ किया गया। और भी बहुत कुछ है, लेकिन ये भी, हाँ ये भी लिखो, ठीक है बाबा, थोड़ा सा लिख लो। प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस, और वो बस खाली क्लास करना सही टाइम पे, सही हो जाएगा, ठीक है, टेंशन मत लेना। प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ A ओनली, ठीक है। वो कैसे, A ओनली का मतलब आपको ये लिखना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A माइनस A इंटरसेक्शन B, 7 नंबर, ठीक है। प्रोबेबिलिटी, अगर हम यहाँ पे अकरेंस ऑफ P बोल देंगे तो सेम बात हो जाएगा, है ना। अकरेंस ऑफ B ओनली, तो वही प्रोबेबिलिटी ऑफ B में से माइनस कर देंगे, ऐसा कुछ। इसको हेडिंग डालो क्या यहाँ पे, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 2 इवेंट मान लेंगे, अच्छे से समझना। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लिखने का तरीका हम बता देते हैं, एग्जांपल देके समझाएंगे, ज़्यादा बेस्ट वे में समझ में आएगा, ठीक है। पहले आप लोग ये अगर लिख रहे हो तो लिख लो कि प्रोबेबिलिटी A ऑब्लिक बोल दो, ठीक है, या ऑफ बोल दो। तो प्रोबेबिलिटी A ऑब्लिक B का मतलब क्या होता है, कि प्रोबेबिलिटी, समझाएंगे, ठीक है, आराम से पहले लिख लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ occurrence of A when B has already occurred, ठीक है। ये लिखने का तरीका क्या, प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बोल रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ A ऑब्लिक B या A ऑफ B बोल देंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ A व्हेन B हैज़ ऑलरेडी अकर्ड, ठीक है। अब इसका एक दो फॉर्मूला है, वो हम लोग लिख लेते हैं पहले, उसके बाद हम समझाएंगे एग्जाम्पल से, बेस्ट वे समझ में आएगा, कॉन्सेप्ट से ज़्यादा बढ़िया एग्जाम्पल हो जाएगा हमारे लिए, ठीक है। ये लिख लो आप एक बार, A इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ B बोलेंगे, या फिर नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B बोला जाएगा, और नंबर ऑफ B बोला जाएगा, ठीक है। ठीक है, अच्छे से समझना क्या होना चाह रहा है। इसका मतलब आपको समझाते हैं, ठीक है। देखो,
एकदम एग्जाम्पल दे के ज़्यादा बेस्ट होगा। एग्जाम्पल अगेन हम बोल रहे हैं क्या बाबू, ठीक है, कि एक डाइस को थ्रो किए तो सैम्पल स्पेस हमारे पास कितना आ गया, 1 2 3 4 5 और 6। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का तात्पर्य क्या होगा ना, कि हमको किसी चीज़ का प्रोबेबिलिटी निकालना है, बट वहाँ पे एक कंडीशन दिया हुआ है कि हाँ इसके तहत आपको सोचना है, ये हो चुका है फिर आपको सोचना है क्या करना है क्या नहीं, ठीक है। जैसे कि ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑफ बी बोले या ए ऑब्लिक बी बोले, इसका मतलब हमको निकालना है ए का प्रोबेबिलिटी कब, जब बी हो चुका होगा, ठीक है। तो इतना समझ में आ रहा है कि सर यहाँ पे दो इवेंट का बात कर रहा है। तो तुमको ये चीज़ हम बता देते पहले ही कि क्वेश्चन को पढ़ने के बाद इवेंट को आइडेंटिफाई करना या इवेंट जब खुद से मानते हैं वो इंपॉर्टेंट होता है। अगर तुम वो मान लेगा तुमको समझ में आ जाएगा पूरा चैप्टर, ठीक है। यहाँ पे मेरे हिसाब से थोड़ा डिफिकल्टी यही रहता है कि इवेंट क्या बनाए सर खुद से, या इवेंट क्या बोले, वर्ड प्रॉब्लम तो वर्ड तो दे दिया, अब वहाँ से एक्सट्रैक्ट करना है तुमको इवेंट्स, ठीक है। बट हम तुमको यहाँ समझा देते हैं, देख लो कि हम क्या बोले बाबू। एक एग्जांपल दिए कि एक डाइस को फेंके 1 2 3 4 5 6 है सैम्पल स्पेस में, हम एक इवेंट ए बोल देते हैं गेटिंग इवन नंबर, ठीक है। और एक बी क्या बोल रहे हैं हम, ठीक है, गेटिंग प्राइम नंबर, ठीक, गेटिंग प्राइम नंबर। अच्छे से समझना। तो हम तुमसे क्या पूछ रहे हैं, ये दो इवेंट दे दिए, यहाँ पे हम लिख दिए फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑब्लिक बी। इसका मतलब क्या हो गया ना, कि आपको ए का प्रोबेबिलिटी निकालना है कब, जब बी हो चुका होगा। तो सिंपल सा लॉजिक कि सैम्पल स्पेस में 1 2 3 4 5 6 है, हमको ए का बात कर रहा है और बी हो चुका होगा। बी हो चुका होगा मतलब क्या है आपको यहाँ पे, गेटिंग प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर यहाँ पे इस सैम्पल स्पेस में कितना सारा चीज़ लिखा हुआ है, प्राइम नंबर कितना होगा, 2 होगा, 3 होगा और 5 होगा। अच्छे से समझना होगा, ठीक है। क्या बोले, गेटिंग प्राइम नंबर, तो 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा। हमसे अब पूछा जा रहा है ए का होने का चांसेस। तो ये बात अभी याद रखना हमेशा कि जब भी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑब्लिक बी बोला जाएगा तो बी एज अ सैम्पल स्पेस हम लोग को मानना है। यहाँ पे क्या बोलेंगे, बी को सैम्पल स्पेस मानने वालेंगे, जो हो चुका होगा उसको सैम्पल स्पेस बोलते हैं। यही मेरा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बोला जाएगा कि बी हो चुका है तो बताइए ए का चांसेस क्या है, ठीक है। ऑलमोस्ट हर टाइम ये बी को एज ए सैम्पल स्पेस माना जाता है। तो यहाँ पे क्या लिखे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज़ अकर्ड। तो बी हो चुका मतलब गेटिंग प्राइम नंबर हो चुका, तो प्राइम नंबर आप लिख दो यहाँ पे क्या क्या हो चुका है भैया, तो 2 हो चुका है, 3 हो चुका है और 5 हो चुका है। अब यहाँ से इवन नंबर आने का चांसेस क्या है, क्योंकि हम पहले ही बोले जो हो चुका है उसको सैम्पल स्पेस मानना है। तो बी हो चुका मतलब 2 3 5 हो चुका, यहाँ से इवन नंबर आने का चांसेस सिर्फ एक ही है, तो प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगा, 1/3 बोलने वाले होंगे हम लोग। इसको बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कि बी हो चुका है तो बताइए ए का चांसेस क्या है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम बी एज अ सैम्पल स्पेस कंसिडर करेंगे, और आगे कुछ और भी कंसिडर करेंगे वो हम बता देंगे, ठीक है, नेक्स्ट आगे जब हम लोग आगे बढ़ेंगे टॉपिक में तब, ठीक है। दिक्कत है समझने में क्या बोल रहे हैं, तो एकदम बेसिक स्टार्ट किए, मतलब होता नहीं कि तुम लुलू पूछू सीख लो उसके बाद फिर आगे बढ़िया बढ़िया खुद बनाने लग जाएगा, खुद बनाने लग जाएगा। यहाँ पे क्या लिखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज़ अकर्ड का मतलब कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। तो सिंपल सा लॉजिक, एक से एक इवेंट ए लिखा हुआ था इवन नंबर और बी इवेंट लिखा था प्राइम नंबर, इन दोनों में कॉमन पार्ट क्या है, साफ समझ में आ रहा है, सिर्फ 2 वाला कॉमन पार्ट है। तो एक एलिमेंट कॉमन आया, और नंबर ऑफ बी मतलब क्या, गेटिंग प्राइम नंबर, कितना सर एलिमेंट है बी वाले सेट में, तो 3 था, तो लिख दिया 1/3, यानी कि प्रोबेबिलिटी 1/3 मेरा यहाँ पे भी आया, यहाँ पे भी 1/3 लिखा हुआ। तो इस तरीके से फॉर्मूला का भी इस्तेमाल करने वाले, जब तुम्हारे पास नंबर्स दिया रहेगा तो इस तरीके से फॉर्मूला का ही इस्तेमाल कर लेना, कि हम देख लेंगे कॉमन कौन सा है कॉमन कौन सा नहीं है। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का यही तात्पर्य हुआ कि ए ऑफ बी का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए व्हेन बी हैज़ ऑलरेडी अकर्ड, और बी को हम लोग सैम्पल स्पेस मानने वाले, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, पूरा हटा दे रहे हैं, ठीक है? यहीं पे है, अब हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे डायरेक्टली। देखो हम एकदम एग्जांपल दे रहे, बेसिक क्या लिखा है, अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स। एक कॉइन को क्या किया हम लोग, 3 बार टॉस किए हैं, ठीक है। एक कॉइन को 3 बार टॉस किया, तो सबसे पहले समझ में आ रहा है कि सैम्पल स्पेस हम लिख देते हैं। एक कॉइन को 3 बार टॉस किया गया है, तो 3 बार टॉस करने पे क्या क्या आता है, हेड हेड हेड, 8 कम से आएगा, ये सभी वेल नोन है, ए एच एच टी, फिर एच टी एच और टी एच बोलेंगे, अगेन ट्रिपल टी बोल देंगे बाबू, टी टी एच
THT और फिर HTT। तो जब एक कॉइन को 3 बार टॉस किए तो इतना सारा आउटकम्स मेरे पास आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमको इवेंट दे दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहे हैं, अच्छे से समझना हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 कि हेड ऑन द थर्ड टॉस, फर्स्ट इवेंट क्या है, इवेंट नंबर ए, हेड ऑन द थर्ड टॉस। ठीक है, और एक बी इवेंट है, वो बोल दिया जा रहा है कि हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस, हेड्स ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस। ठीक है, 2 टॉसेस। सो हमसे पूछ रहा है फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑब्लिक बी, मतलब ए का होने का चांसेस कब, जब बी हो चुका होगा तब। ठीक है, हेड ऑन थर्ड टॉस से, और बी है क्या, हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस। तो सिंपल सा लॉजिक, हेड ऑन दी थर्ड टॉस, तो ए वाला इवेंट के अंदर में कितना सारा आ रहा है एलिमेंट। तो ऐसा बस देखो तुम सैंपल स्पेस में जहाँ पे थर्ड टाइम में टॉस ये क्या बोलते हैं, हेड आया हो, तो थर्ड टाइम टॉस करने पे हेड यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है और यहाँ पे है। तो कितना सारा एलिमेंट बोल सकते हैं, 4। तो लिखने की ज़रूरत नहीं, हम 4 यहाँ पे फिलहाल लिख दे रहे हैं। ठीक है, और हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस, तो फर्स्ट 2 टॉसेस का मतलब 1 2 3, और तो कहीं नहीं है, हाँ एक यहाँ पे भी है बस, है ना। फर्स्ट 2 टॉसेस 2 ही जगह पे दिख रहा है मेरे को, तो 2 बनने वाला है। ये बात है, क्लियर है। ठीक है, अब इन दोनों में कॉमन देखना है मेरे को। ठीक है, इन दोनों में कॉमन, तो हमसे पूछा कि ए का होने का चांसेस जब बी हो चुका होगा, तो बी को क्या लेना है हमको, एज अ सैम्पल स्पेस, यानी कि बी में कितना एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, तो नीचे 2 लिख देंगे। और ये भी ध्यान रखना है कि थर्ड टॉस में एच आना चाहिए, यानी कि हेड आना चाहिए। तो इन दोनों में जो कॉमन वाला पार्ट है वो कौन सा है, सिर्फ यही बनने वाला है। इसके हिसाब से थर्ड टॉस में एच यहाँ पे आ रहा है, और इसके हिसाब से हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस यहीं पे आ रहा है। ठीक है, तो दोनों में कॉमन कितना हुआ, एक एलिमेंट, तो एक लिख देंगे, यानी कि 1/2। कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, हम यहाँ पे लिख ही दे रहे, देख लो ए वाले में कौन कौन सा चीज़ है बाबू, एच 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 एच, नहीं ये नहीं है, HTH और फिर THH, और एक क्या बोल देंगे, TTH। ठीक है, और एक सेट बी बोल देते हैं, जो ये वाला लिखा हुआ फर्स्ट 2 टॉसेस, HHH, और यहाँ पे HHT बोल देंगे। तो इन दोनों में कॉमन लिखवाए थे फॉर्मूला कि नंबर ऑफ इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, सिर्फ ये वाला पार्ट कॉमन है, तो ऊपर 1 हो जाएगा। और बी को एज अ सैम्पल स्पेस मानना था, तो इसमें 2 एलिमेंट है, यानी कि 1/2। तो प्रोबेबिलिटी इस चीज़ का 1/2 कहलाने वाला होगा। आ रही बात समझ में। ठीक है, चलो देखो आगे बढ़ते हैं। अगर यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, इसी में बोल रहे हैं, बस थोड़ा सा बोल रहे हैं, बेसिक एकदम बेसिक पे चल रहा है। एट मोस्ट 2 टेल, आगे आएगा क्वेश्चन बढ़ाएंगे। ठीक है, एट मोस्ट 2 टेल, ज़्यादा से ज़्यादा 2 टेल होना चाहिए। एक इवेंट फिर से हम A1 बोल रहे हैं, एट मोस्ट 2 टेल, ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड होना, टेल होना चाहिए। तो उसके अलावा बाकी सब क्या कर सकता है, जहाँ पे एक भी टेल ना हो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 एलिमेंट आने वाला है A1 वाले में। और एक बी इवेंट बोल दे रहे हैं, B1 बोल रहे हो, उसमें लिखा हुआ वो कि एटलीस्ट 1 टेल, कम से कम एक टेल हो ही हो। तो फिर से देख लो, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसा कुछ ठीक है, देखिए कुछ नहीं, एटमोस्ट 2 टेल, ज़्यादा से ज़्यादा 2 टेल, और कम से कम तो पूरा चलेगा, नहीं 3 नहीं हो सकता। 7 लिखें तो प्रायोरिटी पूरा 1 हो जाएगा। ठीक, गलती कर रहे हैं ऐसा कुछ कहीं पे, ज़्यादा से ज़्यादा 2, एटलीस्ट 1 टेल, तो 1 2 3, मेरे हिसाब से कहीं गलती हो रहा है बाबू, देखो तो एक बार चेक करो, क्रॉस चेक, 1 2 3 4 5 6 7, नहीं ठीक तो चल रहा है अरे तरीके। तो हमसे पूछा क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड ऑन थर्ड, नहीं प्रोबेबिलिटी किस चीज़ का पूछा हमसे, एटमोस्ट 2 टेल आ जाए और एटलीस्ट 1 टेल आ जाए। ठीक है, तो A1 का मतलब क्या था वो, यहाँ पे एटमोस्ट 2 टेल्स, कोई बात नहीं, कुछ गलती नहीं है। ठीक है, देख लो, और यहाँ पे क्या बोलता है, एटलीस्ट 1 टेल। तो ध्यान के रखना हम लोग, इन दोनों में इंटरसेक्शन हमसे पूछा गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 व्हेन B1 हैज़ अकर्ड, ऐसा कुछ बोला जा रहा है। ठीक है बाबू, तो B1 वाला सैम्पल स्पेस, यानी कि 7 एलिमेंट है, 7 लिख देंगे। और A1 और B1 में कॉमन क्या चीज़ होगा, तो यहाँ बोल रहा है एटमोस्ट 2 टेल, और यहाँ पे एटलीस्ट 1 टेल। ठीक है, तो एटमोस्ट 2 टेल वाला कॉमन हो जाएगा, तो देख लो जहाँ पे 2 टेल कॉमन आ रहा है वो उठा लेंगे पूरा। तो 7 एलिमेंट था, दोनों कॉमन कौन सा पार्ट बनने वाला होगा,
एटलीस्ट 1 टेल और एट मोस्ट 2 टेल, तो 1 2 3, ठीक है, और एट मोस्ट 2 टेल बोला ना, यहाँ पे एटलीस्ट 1, 4 5 6, 6/7 आंसर बनने वाला हो। क्या ये बात क्लियर है? दिक्कत है बोल सकते हो बाबू, ठीक है। A1 एक इवेंट था एटमोस्ट 2 टेल वाला और B1 एक इवेंट था एटलीस्ट 1 टेल वाला, ठीक है। तो हम पहले काउंट कर लिए कितना सारा A1 में इवेंट में नंबर आने वाला है। तो एटमोस्ट 2 टेल बोला, ज़्यादा से ज़्यादा 2 टेल होना चाहिए, 3 टेल नहीं होना चाहिए। तो इसके अलावा हर एक चीज़ कंसिडर कर लिया जाएगा तो 7 आ जाएगा। अगेन बोला एटलीस्ट 1 टेल, कम से कम 1 टेल तो होना ही चाहिए। तो हम यहाँ पे इसको हटा देंगे तो हर जगह पे कम से कम 1 टेल तो है, इसमें भी 7 आ जाएगा। अब मेरे को ध्यान के रखने बोला आपको A1 बताना है कब, जब B1 हो चुका होगा, मतलब एटमोस्ट 2 टेल। तो एटमोस्ट 2 टेल की बात करेंगे तो, और इसके ये हो चुका होगा, ठीक है, एटलीस्ट 1 टेल हो चुका होगा। तो एटलीस्ट 1 टेल वाले में ये हर बार आउट हो जाएगा, यानी कि ये है ही नहीं सैम्पल स्पेस में ना। तो तुम्हारे पास 6 ही ऐसा एलिमेंट है जो दोनों में कॉमन आने वाला था, ठीक है। तो 6 लिख दिए, 6/7। क्या ये क्लियर है? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बाबू। हमारे पास क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, अ कपल हैज़ 2 चिल्ड्रेन, ठीक है, एक कपल के पास 2 चिल्ड्रेन है। बोल रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी डैट, हम तुमको ये लिख दे रहे हैं फर्स्ट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डैट कि बोथ द चिल्ड्रेन आर बॉयज, बोथ द चिल्ड्रेन आर बॉयज if it is known, if it is known that the older boy या फिर older child, सॉरी बॉय नहीं, older child is a boy, हमको ये बोल रहा है। क्वेश्चन में था कि if a couple has 2 children find the probability that, हमको इसका प्रोबेबिलिटी बताना है, find the probability that both children are boys। कंडीशन क्या दिया हुआ है कि इफ़ इट इज़ नोन डैट द ओल्डर चाइल्ड इज़ अ बॉय। तो सबसे पहले हम क्या करना चाहते हैं, सैम्पल स्पेस बनाएंगे, ठीक है। सैम्पल स्पेस बनाने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, 2 चिल्ड्रन है तो तुम अलग अलग तरीके से कॉम्बिनेशन बनाओगे सबसे पहले सैम्पल स्पेस में। कि मान लो सबसे पहले लड़का हुआ, ठीक है, तो ऑफकोर्स लड़का को हम B1 से डिनोट करें और ये बड़ा होगा क्योंकि जो पहले आता है भाई वो बड़ा कहलाता है ना, तो ये B1। तो ऐसा पॉसिबल है कि फर्स्ट में लड़का तो सेकेंड में भी लड़का हो सकता है, फर्स्ट में लड़का तो सेकंड में लड़की होगी, तो G2 बोल देंगे। 1 स्टैंड फॉर पहले आया, G2 स्टैंड फॉर सेकंड में आया, इसीलिए, ठीक है। ऐसा पॉसिबल है कि फर्स्ट में गर्ल होगी तो सेकंड में बॉय हो सकता है, और फर्स्ट में गर्ल होगी तो सेकंड में गर्ल होगी, ऐसा पॉसिबल है। बस 2 चिल्ड्रन या 2 कपल के बीच में अगर कोई 2 चिल्ड्रन है तो इस टाइप का कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, इसके अलावा कुछ नहीं, ठीक है। इनकी इस पूरे कॉम्बिनेशन में सिर्फ 2 ही ऐसा जगह है जहाँ पे जो चाइल्ड है वो ओल्डर चाइल्ड कौन है, बॉय है। वो कौन सा जगह है, एक जगह पे यहाँ पे और एक जगह पे यहाँ पे, क्योंकि पहले ही आया तो ये बड़ा हो गया, पहले ही आया तो ये बड़ा हो गया, ठीक है। हमसे क्या पूछा, प्रोबेबिलिटी बताना है किस चीज़ का, बोथ चिल्ड्रेन आर बॉयज़। तो एक इवेंट ए है जो बोथ चिल्ड्रेन आर बॉयज़, वो कहाँ पे सिर्फ दिख रहा है, वो यहाँ पे दिख रहा है, यानी कि B1 B2 में दिख रहा है, बात खत्म। और एक इवेंट बी है, क्या लिखा हुआ है, इफ़ इट इज़ नोन डैट द ओल्डर चाइल्ड इज़ अ बॉय। तो ओल्डर चाइल्ड इज़ अ बॉय मतलब कहाँ पे जो है, जो बॉय है वो सबसे बड़ा दिख रहा है, तो यहाँ पे एक जगह पे और 2 ही जगह पे, तो यानी कि B1 B2 बोलेंगे बाबू और B1 G2 बोलेंगे। हमसे पूछा जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज़ अकर्ड, सिंपल सा लॉजिक, इन दोनों में कॉमन एक एलिमेंट बाई, कहाँ से, 2, तो ये रहा प्रोबेबिलिटी। मेरे से यही पूछा जाता बस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा बाबू, अ पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन, ठीक है। क्या क्वेश्चन रीड कर अच्छे समझना। अ पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन मतलब कि 2 डाइस को फेंक रहे हैं, इफ़ द 2 नंबर्स अपियरिंग ऑन देम आर डिफरेंट। क्या बोल रहा है कि हम डाइस को फेंके, 2 डाइस को फेंके और जो दोनों नंबर दिख रहा है उस डाइस पे वो क्या है, सब डिफरेंट है, तब बताना, मतलब कि ये हो चुका है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है कि इफ़ द 2 नंबर्स अपेयरिंग ऑन देम आर डिफरेंट देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो मेरे को एक सिंपल सा लॉजिक बताना कि जब हम एक इवेंट ए का बात कर रहे हैं, ठीक है, इवेंट ए, कि
आप जब दो डाइस को फेंकें तो जो सारा इवेंट आपको कंसिडर करना है या सारा जो सैंपल स्पेस कंसिडर करना है वो कौन सा कंसिडर करना है कि दोनों नंबर जो वो अलग अलग हो। तो सिंपल सा लॉजिक, दो डाइस को फेंकते हैं तो 36 आउटकम होता है, 36। ठीक है, 36 आउटकम्स में 6 डबलेट प्रेजेंट होता है, यानी कि 1 1, 2 2, फिर 3 3, 4 4, 5 5 और एक लास्ट 6 6। तो हमसे ये बोल रहा है कि आपको प्रोबेबिलिटी बताना है किस चीज़ का। जब आप दो डाइस फेंके तो जो भी आउटकम्स कंसिडर करना है, हमको क्या करना है, डिफरेंट कंसिडर करना है, डिफरेंट फेस पे डिफरेंट नंबर दिख रहा हो, तो ये सबको कंसिडर नहीं करना है। 36 में से 30 6 चला गया तो 30 बचा होगा, यानी कि हम यहाँ पे लिख लें कि यहाँ पे 30 एलिमेंट आने वाला है। तो हम वो पूरा नहीं लिख रहे हैं, 30 एलिमेंट नहीं लिख रहे पूरा, ठीक है, या फिर लिख देते, देखो 1 1, ठीक है, 1 1 नहीं लिखने वाले, सॉरी, 1 2 1 3, 1 2 1 3, 1 4 1 5 और ये 1 6 बोल देंगे। इस हिसाब से बाबू लास्ट का चल जाते हैं, ठीक है, 6 5 तक लिखना है। तो यहाँ पे टोटल एलिमेंट कितना लिखने वाले हैं हम लोग, 30 एलिमेंट लिखने वाले हैं। हमको यहाँ से प्रोबेबिलिटी बताना है, क्वेश्चन में बोल चुका है कि ये हो चुका है, मतलब इसमें सब हमको ढूंढ के निकालना पड़ेगा। तो देखो प्रोबेबिलिटी किसका पूछा गया, हम सबसे पहले प्रोबेबिलिटी, द सम ऑफ द नंबर्स इज 6, द सम ऑफ द नंबर्स इज 6, ठीक है। तो हमको इसको बी कंसिडर करते हैं, बोला फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए हैज़ ऑलरेडी अकर्ड, ये क्वेश्चन है मेरा, ठीक है। लिखा हुआ था कि अ पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन इफ द टू नंबर अपेयरिंग ऑन देम आर डिफरेंट, विच मीन्स ये वाला इवेंट, ठीक है, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सम ऑफ द नंबर्स इज 6। तो बताना है कि सम ऑफ द नंबर क्या 6 होना चाहिए। तो बी ऑफ ए का बात करें बाबू, ठीक है। एक सिंपल सा लॉजिक, तुमको 6 ढूंढना है इसमें से, तो ऐसा कितना सारा जगह पे 6 आने वाला है। एक 1 5 पे आएगा, 1 5 पे आएगा, 2 4 पे आएगा, 1 हम लिख देते हैं बी वाले इवेंट के अंदर कौन कौन सा एलिमेंट आने वाला है बाबू, 1,5, 2,4, 4,2 और एक और कौन सा बन जाएगा 4,2, 6 वाला तो होगा नहीं, 5,1 है ना। इसके अलावा भी कुछ होगा तो 6 6 नहीं, 6 वाला में तो कभी आता नहीं, 3 3 हटा दिए तो 4 ही आने वाला होगा। चेक कर लो एक बार वापस, 3 वाला भी होगा ना, नहीं 3 वाला नहीं ले सकता क्योंकि 3 3 प्रेजेंट है ही नहीं। बोला है कि यहाँ पे जो भी आप इवेंट लिखे हो वो सब डिफरेंट नंबर दिखना चाहिए डाइस पे, ठीक है। तो इतना ही आउटकम आने वाला था। हमसे पूछा क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए हैज़ ऑलरेडी अकर्ड। तो 30 में से 4 ही कॉमन निकल के आने वाला है, तो 4 लिख देंगे, बाई 30 कर देंगे। अब सॉल्व करने पे आ जाएगा 2/15। तो ये होगा मेरा प्रोबेबिलिटी। क्या ये बात क्लियर है, ठीक है। सेकेंड प्रोबेबिलिटी किस चीज़ का लिखा हुआ है, सम ऑफ द नंबर्स, सम ऑफ द नंबर्स इज 4 हो और लेस हो, 4 हो और 4 से कम हो, अच्छे से समझना। सम ऑफ द नंबर्स इज 4 और लेस। तो इस इवेंट हो ये हो चुका है, यहाँ से निकालना है ऐसा नंबर जिसका सम करने पे 4 आए और उससे कम आए। तो वो एक इवेंट वो कौन कौन सा पॉसिबल है उसके अंदर में बाबू, 1 2 बोल सकते हैं हम लोग, 1 3 बोल सकते हैं, 3 1 बोल सकते हैं, और कुछ 1 2 2 1 भी बोल सकते हैं, और इसके अलावा 3 1 नहीं, 4 वाले स्टार्ट कर ही नहीं सकते हम लोग, 1 2 1 3 1 2 1 3 3 1 2 1, बस इतना ही बोल सकते हैं, ठीक है। अगेन तो ये क्या आ गया 4/30, यानी कि फिर से 2/15, सेम प्रोबेबिलिटी, कोई बात नहीं। तो इस तरीके से हम लोगों को प्रोबेबिलिटी निकालना है। दिक्कत समझने में आगे बढ़ते हैं, ठीक है बाबू। क्वेश्चन तो तुमको एक बात समझा देते हैं हम, ठीक है, अच्छे से सुनना। हम ये इवेंट लिख के जैसे यहाँ बी लिख दिए, बी इवेंट नंबर बी है, ये इसका नेमिंग कर दिए, इवेंट बी था, ये इवेंट को हम सी बोल देते हैं। तो आपको ये अच्छे से लिखना पड़ेगा कि सर यहाँ पे एक ए इवेंट था, ये वाला जो क्वेश्चन में लिखा होता है कि नंबर अपेयरिंग ऑन देम ऑन टू डाइस आर डिफरेंट। एक बी इवेंट है, वो क्या है, द सम ऑफ द नंबर्स आर ऑन टू डाइस इज 6। सी इवेंट क्या है, सम ऑफ द नंबर्स ऑन टू डाइस इज 4 और लेस। तो ये तुमको इस तरीके से इवेंट शो करना पड़ेगा वहाँ पे, तब मार्क्स मिलेगा, अगर बोर्ड बेसिस पे बात कर रहे हैं तो, ठीक। चलो नेक्स्ट टाइप पे आते हैं, क्वेश्चन नहीं बोलेंगे, क्वेश्चन इस टाइप पे ख़त्म हो गया। अब तुमको टाइप पे आते हैं टॉपिक, ठीक है। देखो अच्छे से समझना इस चीज़ को, ये क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, पता है बाबू, ये इंपॉर्टेंट है, इससे पूछता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए बोल रहे इसको समझना अच्छे से। मल्टीप्लिकेशन,
मल्टीप्लिकेशन थ्योरम्स ऑन प्रोबेबिलिटी। नाम है बट तुमको उतना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। प्रोबेबिलिटी मतलब कि नाम क्या कैसे आया ये सब चीज़ का पंगा नहीं लेना, अपने को समझना अच्छे से। हम अभी एक चीज़ लिखवाए थे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑब्लिक बी को हम लोग क्या लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बोलते हैं। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पे इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को ये भी बोला जा सकता है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी, ऐसा कुछ करके। कुछ दिक्कत इस वाले पार्ट में आपको? अच्छे से समझना, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, सेम केस ऐसा भी तो बोला जा सकता था, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए, इसको भी हम लोग लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बोलते हैं। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ऐसा लिख सकते हैं, इस भाई साहब को इधर भेज देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए हैज़ अकर्ड। ये लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, बस इतना एग्री करना। उसके बाद हम समझाते हैं कि इसका मतलब क्या है। वहाँ पे हम लोग सीखे कि ए इंटरसेक्शन बी का मतलब भैया कि जो दो इवेंट में कॉमन होगा उसको हम लोग कंसिडर करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट मतलब निकल के आता है, वो हम समझाना चाहते हैं, ठीक है। आप इसको कंसिडर कर रहे हैं, फिलहाल हम इसको बोल रहे हैं कि हम ए इंटरसेक्शन बी को क्या लिख सकते हैं, ठीक है। ये जस्ट पीछे फॉर्मूला सीखे वहीं से आया तो यहाँ से लिख दिया हम, इसको हटा रहे हैं हम, बस खाली एक चीज़ लिख दे रहे हैं कि इतना देख लें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए हैज़ अकर्ड, ऐसा कुछ बोल रहे हैं। तो यहाँ पे बात समझना कि ए इंटरसेक्शन बी जो इवेंट यहाँ लिखा गया है, आपको ध्यान रखना है कि ये दो ऐसा इवेंट है, जब क्वेश्चन दिया रहेगा तो दोनों होने वाला है, मतलब कि सक्सेशन में 1 बाई 1 करके ये चीज़ दोनों होने वाला है। इसका मतलब यहाँ पे ये हो रहा है, ठीक है। इंटरसेक्शन मतलब ये मत समझना कि कॉमन का बात कर रहे हैं। बात क्लियर है? क्वेश्चन देंगे और अच्छे समझ आएगा, बट फिलहाल के लिए याद रखना है कि ए बी का तात्पर्य इंटरसेक्शन लगा रहे हैं तो मतलब कि ये दोनों होने वाला है, ऐसा कुछ, ठीक है। दिक्कत है कुछ समझने में? आगे क्वेश्चन देंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, बट अभी आप बस फिलहाल इतना ही समझिए, ठीक है। अब यहाँ पे नोट करके अपने को क्या लिखना है, ठीक है। इफ़ ए एंड, ये चीज़ है, देखो एक मार्क्स में पूछने का रहा ना तो ये पूछ सकता है कि बताइए दो इवेंट इंडिपेंडेंट है या नहीं है। हम तुमको समझा देंगे, ठीक है, दो इवेंट इंडिपेंडेंट है या नहीं है। तो उसका तरीका क्या होने वाला है देखना आपको पहले, कि इफ़ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, इफ़ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, ठीक है, इवेंट्स हम बोल रहे हैं इस केस में कि अगर ए और बी दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट है, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी क्या बनता होगा, सोच के देखो, ठीक है। अगर मान लो कोई दो इवेंट इंडिपेंडेंट है, एग्जांपल समझाते हैं। मान लो कि बाबू हम एक बार कॉइन को फेंक रहे हैं और एक बार डाइस को फेंक रहे हैं। तो कॉइन को फेंकना को हम कंसिडर कर रहे हैं ए, और डाइस को फेंकना को बी कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। कॉइन फेंके तो हमको चाहिए था क्या, हेड मान लो चाहिए था, तो हेड कंसिडर कर लिए। और यहाँ पे बी कुछ भी आने वाला होगा, नंबर तुमको पता ही है 1 2 3 4 5 6 आने वाला होगा। तो हम बोले ना कि फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑब्लिक बी, इसका मतलब ए का होने का चांस बताइए जब बी हो चुका होगा। तो ए और बी इवेंट कब इंडिपेंडेंट होता है, जब वो एक दूसरे को इफेक्ट ना कर रहा हो, ठीक है। जैसे कि तुमको समझाते हैं, हम अगर एक कॉइन को फेंके और एक डाइस को फेंके, इन दोनों में क्या रिलेशन, कुछ नहीं अपना। अगर मान लो कॉइन को फेंके और डाइस को फेंके, बोले हेड आने का चांसेस क्या होगा जब यहाँ पे डाइस में 6 आ चुका होगा। अरे भैया तो कॉइन का तो अपना प्रोबेबिलिटी होगा ना, इसमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ने वाला, इसका इसका इंटर कोई रिलेशन है ही नहीं। तो इस टाइप का इवेंट को हम लोग इंडिपेंडेंट बोलने वाले हैं, ठीक है। अगर हम ये ए ऑब्लिक बी लिख भी दिए तो तुमको सिर्फ ए पे ही फोकस करना है, ठीक है, कि हेड कॉइन फेंके और डाइस फेंके, बोले हेड आने का चांसेस जब हम लोग यहाँ पे एक डाइस को फेंक रहे हो तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, तो हेड आने का चांसेस क्या होता है, नॉर्मल सा 1/2 होता है। यानी कि तुमको ध्यान रखना है कि अगर कोई दो इवेंट इंडिपेंडेंट है, तो अगर बोला कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑब्लिक बी, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ही पूछ रहा है हमसे सिर्फ। क्या ये बात क्लियर है समझने में? आगे बढ़े, ठीक है।
अगर पूछा हमसे, यहाँ पे एग्जांपल देते हैं 1/2, इसलिए 1/2 लिखे। अगर दो इवेंट इंडिपेंडेंट है तो बी पे कोई फर्क, बी पे डिपेंडेंसी दिखाई नहीं रहा हमको, बस हमको ए का प्रोबेबिलिटी पता करना पड़ेगा, बस बात खत्म हो जाएगा। सेम केस वैसे ही बी और ए ऐसा कुछ हुआ तो सिंपल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लिखेंगे। क्लियर है बाबू? तो मेरा बात अब अच्छे से समझना, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ क्या लिखे थे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए हैज़ अकर्ड था। अगर हम कंसिडर कर लिए हैं कि ए और बी दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट है तो ए का होने का अपना चांस होगा भाई, और बी का होने का अपना चांस होगा, मतलब इस पूरे पार्ट को रिलेट नहीं करने वाले हैं, ठीक है। ए से कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला, मतलब ये अल्टीमेटली बेवकूफ़ बना रहा है हमको, सिर्फ यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ही लिखा है। तो ये होगा कब, जब हम लोग बोलेंगे दो इवेंट आपस में इंडिपेंडेंट होगा तब, यानी कि ये इंपॉर्टेंट है, ये याद करना अपने को। एग्जाम्पल वगैरह देंगे, बहुत बेस्ट में समझ आएगा, ठीक है। तो याद रखना है क्या, कि जब दो इवेंट आपस में इंडिपेंडेंट है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये दोनों का अपना अपना प्रोबेबिलिटी आने वाला है, इन दोनों पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला होगा। क्लियर है? ये लिखना आपको, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 मार्क्स या 1 मार्क्स से पूछता है कि दो इवेंट क्या बोलते हैं इंडिपेंडेंट है या नहीं है, ठीक है। तो हम दिखा देंगे आगे क्या सॉल्व करने वाले इंडिपेंडेंसी पे क्वेश्चन पे, ठीक है। तो ये लिख लो आप लोग, नोट नंबर, ये नोट नंबर 1 करके था, नोट नंबर 2 करके बाबू प्लीज़ ये लिखो आप लोग कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी को हम लोग बोल सकते हैं सर 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इसी के अंडर है, याद रखना इसी के अंडर है कि इंडिपेंडेंट इवेंट है तब इसी के अंडर है, 1 माइनस ए का ना होना इंटू बी का ना होना। क्लियर है? ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है आप लोगों को। और मल्टीप्लिकेशन थ्योरम इसी के एक्सटेंशन वर्जन अभी दिखाएंगे, ये देख लो। जब ए इंटरसेक्शन बी बोले हैं बाबू तो ए और बी दोनों होने वाले, यहाँ पहले ए हुआ तो इसीलिए पहले ए लिख दिए, फिर बी का होने का बात कर रहा है कब, जब ए हो चुका होगा तब। तो इसी तरीके से अगर यहाँ पे 2 से 3 से 4 इवेंट रहा तो उसको कैसे लिखेंगे वो भी दिखाते हैं। पहले कुछ कुछ चीज़ बोले स्टार मार्क करने के लिए, ये याद रखना आपको, ये वाला पार्ट याद रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इस पर 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन बनता है, 1 या 2 मार्क्स वाला, इंडिपेंडेंट पे बेस्ड, ठीक है। चलो, अब वो दिक्कत होगा प्लीज़ रिक्वेस्ट है, बोलेगा कि हाँ ये पार्ट समझ में नहीं आया वापस से बता दीजिए, ठीक है, बता देंगे, ऐसा नहीं कि नहीं बताएंगे। एग्जाम्पल देंगे और बेस्ट में समझ आए, हम खुद बोल रहे हैं, टेंशन मत। देखो ए बी बोले हैं, अगर मान लो बोलते कि यहाँ पे लिखा था ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इसका मतलब क्या हो रहा है ना बाबू, हम एक वर्ड यूज़ कर रहे हैं सक्सेशन या फिर 1/1। तो क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि कोई इवेंट क्या कर रहे हैं हम लोग, लगातार कर रहे हैं, ठीक है, कोई कुछ चीज़ बॉल निकाल रहे हैं, वो हम लोग लगातार कर रहे हैं, 1/1 कर रहे हैं, एट ए टाइम नहीं कर रहे हैं। तो इस टाइप का मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का इस्तेमाल करने वाले हैं। इसको कैसे लिख सकते हैं कि पहले ए हुआ होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू, फिर बी का बात कर रहा है तो बी होगा कब, जब ए हो चुका होगा, इंटू सी होगा कब, जब ए और बी दोनों हो चुका होगा, ठीक है। तो इस तरीके से लिखना है हम लोग, ये एक्सटेंशन है किसका, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का। अगर 4 होता तो 4 लिखते हैं, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ डी लिखते और डिवाइडेड बाई ऑब्लिक लिख के ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का बात करे होते। ये चीज़ ध्यान रखना। अब आते देखो क्वेश्चन पे, वो ज़्यादा बेस्ट वे में समझ में आने वाला होगा, ठीक है। चलो, ये पार्ट को हम हटा रहे हैं, रब कर रहे हैं। क्वेश्चन मेरे पास क्या लिखा हुआ है, अ बैग कंटेन 5 वाइट बॉल, ठीक है, 7 रेड बॉल है, ठीक है, और 8 ब्लैक बॉल है, ठीक है। मेरा बात अब अच्छे से सुनना, ठीक है। ब्लैक बॉल लिखा कि इफ़ 4 बॉल्स आर ड्रॉन, इफ़ 4 बॉल्स आर ड्रॉन, 4 बॉल निकाल रहे हैं और मेंशन कर दिया है क्वेश्चन में कि 1/1 का बात कर रहे हैं, 1/1, और ये भी मेंशन किया हुआ है कि विदाउट रिप्लेसमेंट,
विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब कि आप जब एक बार बॉल निकाल लिए उसके बाद उसको उस बैग में वापस नहीं डालने वाले हो, ठीक है, उसको बोलते हैं विदाउट रिप्लेसमेंट। सो हमको बताना है क्या, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑल वाइट बॉल्स। ठीक है, हमको किस चीज़ का प्रोबेबिलिटी बताना है, वाइट बॉल्स का ही प्रोबेबिलिटी बताना है सारा। रुक जाइए बस, अच्छे से समझना इस चीज़ को। क्या लिखा हुआ था क्वेश्चन में कि आपके पास 5 वाइट बॉल, 7 रेड बॉल और 8 ब्लैक बॉल है, तो 8 7 15 5 20, ये क्वेश्चन है, अपने मन से हम नहीं दिए आपको, ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो 20 बॉल्स लिखा हुआ है यहाँ पे। ये 4 बॉल्स आर ड्रॉन, मतलब हम 4 बॉल निकाल रहे हैं, एट अ टाइम नहीं निकाल रहे, याद सुनना, एट अ टाइम नहीं निकाल रहे। अगर एट अ टाइम निकाल रहे होते मतलब एक ही बार निकाल रहे होते तो हम लोग कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल कर रहे होते, लेकिन यहाँ पे एट अ टाइम नहीं बोला है, मेंशन कर दिया है 1 बाई 1, जो कि हम वर्ड यूज़ किए थे 1 बाई 1 होगा या सक्सेशन में बोलेगा, सक्सेशन मतलब एक के बाद एक। तो लिख दिया है कि इफ 4 बॉल्स आर ड्रॉन 1 बाई 1 विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है, विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब क्या होगा ना, कि ये एक्चुअली में जो इवेंट्स हैं वो इंडिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या है, तो तुम फर्स्ट टाइम बॉल निकाल रहे हो, सेकंड टाइम निकाल रहे हो, बारी बारी करके बताना है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑल वाइट बॉल्स। पहले ही बोले कि तुमको यहाँ पे इवेंट क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है, इवेंट क्रिएट करना पड़ेगा। तो हम बता देते कि एक इवेंट ए है जो फर्स्ट ड्रॉ बोल दे रहे, फर्स्ट ड्रॉ, इवेंट बी है बोल दे रहे बाबू सेकेंड ड्रॉ, ठीक है, इवेंट सी है वो थर्ड ड्रॉ। किस चीज़ का ड्रॉ करें हम लोग, तो वाइट बॉल, क्योंकि मेरे को वाइट बॉल ही चाहिए। क्वेश्चन मेंशन कर दिया ना कि ऑल सारा वाइट बॉल आने का चांसेस क्या है, तो उसी के बारे में बात करने वाले हम लोग। सेकेंड ड्रॉ, थर्ड ड्रॉ, और ये सी है डी, ये क्या बोल देंगे, फोर्थ ड्रॉ। वाइट बॉल, सब जगह बॉल्स लिखा हुआ है। तो यहाँ पे 4 इवेंट का बात करें और लगातार हो रहा था, तो हम इसीलिए बोले लगातार कोई इवेंट हो रहा है सक्सेशन या 1 बाई 1, तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का इस्तेमाल करने वाले हैं। वो लिखेंगे कैसे, पहले ए होगा, बी भी होना है हमको तो बी होगा, फिर सी भी होना है तो सी भी होगा, और डी होना है तो डी भी होगा, ये लिखना है अपने को। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। ठीक है, इसका मतलब क्या बनने वाला है, सबसे पहले तुम क्या क्या फर्स्ट ड्रॉ करेगा, ऑफकोर्स फर्स्ट ड्रॉ करेंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, लिखने का तरीका आया, सुन लो देख लो, ठीक है अच्छे से। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू, इंटू करना, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम तो इंटू, फिर बोलेंगे क्या, फिर तुम सेकेंड ड्रॉ करेगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए हैज़ अकर्ड, ऐसा कुछ, इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी व्हेन ए एंड बी हैज़ ऑलरेडी अकर्ड, अगेन इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ डी व्हेन ए बी और सी हैज़ अकर्ड। तो इस तरीके से आपको मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का इस्तेमाल करना है। क्या ये बात क्लियर है, 4 इवेंट बनाना है तुमको। लिख दिया कि इफ 4 बॉल्स आर ड्रॉन 1 बाई 1 विदाउट रिप्लेसमेंट सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑल वाइट बॉल। तो जब बोला 1 बाई 1 या सक्सेशन, मतलब कन्फर्म वाला बात है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम इस्तेमाल करने वाले हैं, ठीक है। और विदाउट रिप्लेसमेंट बोला है तो ये इंडिपेंडेंट नहीं है, एक दूसरे को देखो इफेक्ट कैसे करने वाला हम दिखा देते हैं अभी, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है, फर्स्ट ड्रॉ वाइट बॉल। तो जब तुम्हारे पास 20 बॉल है एक बैग में और फर्स्ट ड्रॉ करने वाला, मतलब तुम एक बार हाथ डालेगा फर्स्ट टाइम, वह तो वहाँ पे टोटल बॉल कितना दिखेगा, वाइट बॉल 5 दिखेगा, तो तुम आराम से 5 लिखेगा। और टोटल पूरा फेवरेबल टोटल सैंपल स्पेस कितना होगा, 20 होगा। तो तुम जब फर्स्ट टाइम हाथ डाला और एक बॉल निकाल लिया वाइट बॉल, तो अब तुम रिप्लेस तो नहीं कर रहा है, मतलब वहाँ पे पूरे बॉक्स में बॉल्स भी कम हो गया और वाइट बॉल भी कम हो गया बेसिकली। तो अब कितना बॉल बचा, वाइट बॉल 4 बॉल बचा, और सैंपल स्पेस में कितना बॉल बचा, 19 बॉल, क्योंकि तुम रिप्लेस नहीं किया। तो देखो फर्स्ट जो तुम इवेंट किया उसके कारण सेकंड इवेंट पे कुछ इफेक्ट पड़ गया, तो वो दिखा रहा है क्या, डिपेंडेंसी, इंडिपेंडेंट तो नहीं है ना। तो सेकंड ड्रॉ के लिए तुम जब हाथ डाला तो वहाँ पे कितना बॉल दिखा, 4 बॉल दिखा, और कितने में से, 19 में से, ठीक है। जब थर्ड टाइम हाथ डाला तो 2 तो निकाल चुका, तो 3/18, फिर फोर्थ टाइम डाला तो 2/17। तो ये रहा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑल वाइट बॉल 1 बाई 1। ये बात क्लियर है, तो इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। इसका तात्पर्य है कि आपको ए भी करना है, बी भी करना है, सी भी करना है, डी भी करना है, ठीक है। और लिखने का तरीका ये लिखना है आपको कि पहले ए हुआ,
फिर बी हुआ कब, जब ए हो चुका होगा, फिर सी होने का बात करें कब, जब ए और बी दोनों हो चुका होगा। इसका मतलब ये है डी का चांसेस जब ए बी सी हो चुका होगा। तो ये आया मेरा मल्टीप्लिकेशन थ्योरम पे बेस्ड। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे लिखा था क्वेश्चन विदाउट रिप्लेसमेंट। अगर बोलते कि रिप्लेसमेंट का बात करिए तो मतलब तुम क्या क्या फर्स्ट बॉल निकाला, फिर देखा प्रोबेबिलिटी 5/20 है, फिर बॉल को डाल दिया, फिर सेकंड बार निकाला, फिर देखा अच्छा 5/20 है, तो आंसर कितना होता है 5/20 का पावर 4, क्योंकि बार बार तुम रिप्लेस कर दे रहे हो तो वो सैंपल स्पेस पे इफेक्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, यानी कि इंडिपेंडेंट इवेंट बन गया भाई। फर्स्ट का सेकंड से कुछ आता जाता नहीं है, क्योंकि वहाँ पे सैंपल स्पेस पे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो उस टाइप का इवेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट। कब, जब विदाउट रिप्लेसमेंट नहीं होता, विथ रिप्लेसमेंट होता तब। बात समझ में आ गया। देखो इसी क्वेश्चन में इसी में कितने डिफरेंट तरीके से बनाया जा सकता है। तो ये हम क्या बोल दिए कि आपको 1/1 निकालना था, वाइट बॉल निकालना था और विदाउट रिप्लेसमेंट, तो ये आ गया मल्टीप्लिकेशन, यानी कि डिपेंडेंट वाला चीज़ है ये। इंडिपेंडेंट कब होता है, जब विथ रिप्लेसमेंट की बात करते हैं। अब अगर हम यहीं पे बोलते हैं कि तुम एक ही बार हाथ डाला और 4 बॉल निकाल लिया, एक ही बार हाथ डाला और 4 बॉल निकाल लिया, इसका मतलब क्या होता है कि तुम 4 बॉल्स एट अ टाइम का बात किया जा रहा है, तो सिलेक्शन का बात हो जाएगा। बोला कि 4 बॉल वाइट बॉल चाहिए एक ही बार में, तो तुम फिर यहाँ पे क्या लिखते हो पता है, 5C4 डिवाइडेड बाई 20C4, ये होता है मेरा आंसर। क्लियर है। अगर ये बोलता तब, बट अभी तो वैसा कुछ नहीं बोला हम लोग, ये पढ़ ही नहीं रहे हम लोग, तो ये 11th वाला छोटा पार्ट था। इसको बोलते हैं कंडीशनल, है ना। इसको नहीं बोलते, मतलब ये मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, इसके पहले वाले कंडीशनल, ये कंडीशनल इस पर नहीं बोलेंगे हमारे। चलो आगे बढ़े। क्वेश्चन क्या लिखा, 2 बॉल्स आर ड्रॉन फ्रॉम अ बैग कंटेनिंग 2 वाइट बॉल। 2 वाइट बॉल लिखा हुआ है, ठीक है, 2 वाइट बॉल्स है, 2 वाइट बॉल्स, 3 रेड बॉल्स एंड 4 ब्लैक बॉल्स। ठीक है, ब्लैक बॉल्स लिखा है क्या, 1/1, 1/1 विदाउट रिप्लेसमेंट। क्या बोल रहे, विदाउट रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट। सो प्रोबेबिलिटी निकालना है, 2 मिनट सोचना तुम लोग, फिर हम बता देंगे। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट at least one ball is red, what is the probability that at least one ball is red। तो मेरा बात अच्छे से समझना, थोड़ा सा हिंट ये देंगे कि जब भी वर्ड यूज़ होता है एटलीस्ट का, तो तुम थोड़ा सा उल्टा काम किया करना। मतलब एटलीस्ट मतलब कम से कम का बात करें, क्या चांस है कम से कम रेड एक, मतलब क्या लिखा हुआ है प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन बॉल इज रेड, मतलब एटलीस्ट वन बॉल इज रेड, या वन बॉल इज रेड या फिर सेकंड बॉल भी रेड, ये हो जाए। तो तुम क्या करो, 1 में से माइनस कर दो, क्या कि कभी भी रेड बॉल ही ना आया हो। क्या बोल रहे हैं, 1 में से वो चीज़ माइनस कर दो जो कभी भी रेड बॉल आया ही ना हो, तो क्या बन जाएगी, कम से कम रेड बॉल आया होगा। ऐसा कुछ वाला केस हो जाएगा। तो सोचो, कोई बात नहीं, सोचो। तो यहाँ पे 2 इवेंट पहले तुमको बनाना होगा। सॉल्यूशन पे आते हैं। लिखा 2 बॉल्स आर ड्रॉन, मतलब 2 बॉल निकाल रहे हैं और एट अ टाइम नहीं निकाल रहे हैं, मतलब कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल नहीं करने वाले। बोला क्या 1/1 निकालने वाले हैं, और बोलता है विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब ये इंडिपेंडेंट भी नहीं है। ठीक है, इंडिपेंडेंट भी नहीं है, डिपेंडेंट है। अगर ये रिप्लेसमेंट नहीं करे तो ऑफकोर्स सैम्पल स्पेस पे इफेक्ट करने वाला होगा। सो क्या चाहिए अपने को कि 2 बॉल्स आर ड्रॉन फ्रॉम अ बैग कंटेनिंग 2 वाइट बॉल, 3 रेड बॉल और 4 ब्लैक बॉल। 4 3 7 2 9, तो टोटल बॉल कितना है मेरे पास, टोटल बॉल्स 9 बॉल्स है। ठीक है, हम एक इवेंट आर बोल दिए या फिर एक इवेंट ऐसा बोल देते हैं, ए बोल देते हैं, ए बोल देते हैं। क्या हो, गेटिंग अ रेड बॉल इन फर्स्ट ड्रॉ। देखो ए इवेंट बोल दिए, गेटिंग रेड बॉल इन फर्स्ट ड्रॉ, और एक इवेंट बोल दिए गेटिंग रेड बॉल इन सेकेंड ड्रॉ। ठीक है, तो हम क्या करें ना, हम बोले एटलीस्ट वाला अप्रोच लिए। ठीक है, एटलीस्ट वाला अप्रोच लिए
तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हम कोशिश करेंगे कि 1 में से माइनस कर देंगे जो नहीं आने वाला होगा। क्या बोले? हाँ, जो नहीं आने वाला होगा, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं कि देखो, हमको निकालना है क्या, प्रोबेबिलिटी किस चीज़ का, ए और बी दोनों का, ठीक है। ए भी होना चाहिए और बी भी होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा बोल दें कि ये ए यूनियन बी टाइप का दिया हुआ है कुछ, यहाँ पे ऐसा लिख देते हैं। यहाँ पे देखो, उतना पंगा ना लेते हुए डायरेक्टली लिख रहे क्या, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। अच्छे से समझ आ टेंशन बात मत लो। देखो 1 माइनस किस चीज़ का प्रोबेबिलिटी माइनस कर रहे हैं, एटलीस्ट मतलब क्या, जो चाहिए, ठीक है। तो हमको पता ना कि एटलीस्ट मतलब कि तुमको ढूंढना पड़ जाएगा 2 बार। तुम कोशिश करो कि 1 में से वो चीज़ माइनस कर दो जो तुमको नहीं चाहिए, तो बच क्या जाएगा, जो चाहिए। तो 1 में से क्या नहीं चाहिए मेरे को, मान लेते कि रेड नहीं चाहिए, फर्स्ट ड्रॉ में रेड नहीं चाहिए, तो ए का ना होना इंटू बी का बात कर रहे कब, जब ए का ना होना हो चुका होगा बाबू, ठीक है। ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब ए का ना होना बोलते हैं, ठीक है। बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब बी का ना होना। तो हम अगर माइनस कर दे रहे क्या, 1 में से वो चीज़ जो मेरे को नहीं चाहिए, तो बच क्या जाएगा, जो मेरे को चाहिए। क्लियर है? तो मान लो कि तुम फर्स्ट ड्रॉ किया और रेड तुमको नहीं चाहिए था, तो खुद सोच के देखो रेड ना आने का प्रोबेबिलिटी क्या होने वाला है बाबू। टोटल टोटल बैग में क्या बोलना चाह रहे हैं हम ये तरीका क्यों अप्रोच किए, क्योंकि देखो समझ में ना आए ऐसा कुछ काम नहीं कर रहे। देखो अगर कंस्ट्रक्टिव वे में चलते हैं तो हमको क्या बोला, प्रोबेबिलिटी डैट एटलीस्ट 1 रेड बॉल। एटलीस्ट का तात्पर्य क्या है कि अगर एक रेड बॉल आ जाए तो भी हम खुश हैं, या दोनों रेड बॉल आ जाए तो भी हम खुश हैं। तो तुम यहाँ पे केस बना रहा है बेसिकली, केस 1, अगर तुम एक बॉल आया तो खुश का बात करते हैं। तो एक बॉल अगर तुम रेड चाहा फर्स्ट ड्रॉ में, तो सेकंड ड्रॉ में तुमको क्या चाह सकता है, तो वाइट बॉल भी हो सकता है, एक केस। अगर फर्स्ट ड्रॉ में रेड लाया तो सेकंड में तुम क्या ला सकते हो, ब्लैक। ये एक केस, केस के 1 के अंदर में ये हुआ। अब ये ज़रूरी नहीं कि फर्स्ट ड्रॉ में रेड हो, तुम फर्स्ट ड्रॉ में वाइट लिख सकते हो, तो सेकंड में रेड आना चाहिए। तो इतना सारा मेस क्रिएट होने वाला है, ठीक है। तो इन सब लफड़ा से बचने के लिए जब एटलीस्ट वर्ड यूज़ करेगा तो हमको इस्तेमाल क्या करना है कि जो हमको चाहिए उसके अलावा लाने का कोशिश करो। 1 में से माइनस कर देंगे फिर तो बच क्या जाएगा कि कम से कम जो चाहिए वैसा सीन बच जाएगा, ठीक है। तो हम खुद से क्या किए कि एक इवेंट ए क्रिएट किए कि ये फर्स्ट ड्रॉ है, सर ये फर्स्ट ड्रॉ है जहाँ पे रेड आने वाला था मान लेते हैं, और बी क्या है, सेकंड ड्रॉ जहाँ पे रेड आने वाला था। तो हम 1 में से वो चीज़ माइनस कर देंगे कि सर फर्स्ट में भी रेड नहीं आया, इंटू सेकंड में भी रेड नहीं आया, कब, जब रेड नहीं आया होगा फर्स्ट में। तो ये क्या बन जाने वाला होगा मेरे पास ए का ना होना, फर्स्ट ड्रॉ में रेड नहीं आया तो इसका प्रोबेबिलिटी सोच के देखो, रेड नहीं चाहिए तुमको बाबू। तो टोटल बॉल कितना है, 4 3 7 2 9, तो 9 लिख देंगे, तुमको रेड नहीं चाहिए तो 4 2 6 यानी कि 6/9 प्रोबेबिलिटी। क्लियर है? सेकंड ड्रॉ में रेड नहीं चाहिए तो टोटल अगेन लिखेंगे क्या हम लोग, एक तो निकाल चुके होंगे तो 8 लिखेंगे हम लोग, और रेड नहीं चाहिए तो कितना सारा बच गया होगा मेरे पास, 5। तो ये 5/8 बनने वाला होगा। तो फर्स्ट ड्रॉ में रेड नहीं चाहिए तो प्रोबेबिलिटी कितना निकला मेरे पास, 6/9। सेकेंड ड्रॉ में भी रेड नहीं चाहिए तो 5/8। हम इस प्रोबेबिलिटी को 1 में से माइनस कर देंगे तो क्या बच जाएगा, कम से कम एक रेड तो आया ही होगा, वो चीज़ सीन क्रिएट हो जाएगा। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी ये डायरेक्टली लिख देंगे। क्या ये बात क्लियर है समझने में हम क्या बोल रहे हैं? तो समझ में आ गया क्या बोलना चाह रहे थे कि जब भी वर्ड एटलीस्ट का यूज़ करेगा तो आपको उल्टा सोचना है, जो चीज़ चाहिए उसके अलावा सब निकालो और 1 में से माइनस कर दो तो आंसर आ जाएगा मेरे पास। रेड चाहिए था तो रेड ना चाहने नहीं आने का प्रोबेबिलिटी निकाल ली है, 1 में से माइनस कर दी। चलो बस बाबू इतना ही समझाने का कोशिश था मेरा। अगर नहीं आया समझ में तो एक बार पूछ सकता है, और समझ में आ गया तो वेल एंड गुड। इसके बेस्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, ट्राई करना आप लोग। तो इसी हिसाब से देखो, अब कुछ इक्का दुक्का क्वेश्चन थोड़ा सा एक बार बता दे रहे हैं, बस देख लो। चलो ये पार्ट को हटा दे रहे हैं।
तुम बना सको, बस 10 मिनट और लास्ट। एक ए लिखा हुआ है, लिखा हुआ अफेयर डाई इज रोल्ड, कंसिडर द इवेंट। एक इवेंट ए बोल दिए जिसमें क्या सिर्फ लिख रहे हैं 1 3 5 लिख रहे हैं। एक इवेंट बी बोल दिए बाबू जिसमें क्या लिख रहे हैं सिर्फ 2,3 लिख रहे हैं। एक इवेंट सी बोल दिए जिसमें लिख क्या रहे हैं 2,3, 4,5 लिख दिए। हमसे पूछा जा रहा, बताइए फाइंड करना है हमको। फर्स्ट थिंग क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज़ अकर्ड। इसका तात्पर्य क्या सिखाया था कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी और डिवाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। तो ए और बी में जो कॉमन है एकदम टुटपुंजिया सा चीज़ है, 3 कॉमन है तो 1 लिख देंगे, और बी में कितना है 2, तो प्रोबेबिलिटी 1/2 कहलाएगा। अगर यहाँ पे लिख दे रहे सेकंड में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी ऑब्लिक सी, इसका मतलब तुमको डरने वाला बात नहीं, बस तुम जो सीखा है वो करो। क्या लिखेंगे ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी बोलेंगे। यही सीखे थे कि इसके साथ इसको इंटरसेक्शन लेते हैं इसका, तो क्या लिख देंगे एन बाई नंबर ऑफ सी। तो इन दोनों में यूनियन पहले कर लेना फिर इंटरसेक्शन कर लेना। तो ए और बी का यूनियन कितना हो जाएगा 1 2 3 5। और 1 2 3 5 में और सी वाले में कॉमन क्या होगा 2 3 5। तो ऐसा बोल सकते हैं कि 3 चीज़ कॉमन आने वाला है सर इसके हिसाब से, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी कितना है तो 1 2 3 4, 3/4 प्रोबेबिलिटी कहलाएगा। तो ये सब बेसिक सा चीज़ें जो तुमको इस्तेमाल करने बोला जा रहा है। ठीक है, अब एक नोट करके कहीं भी ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट वाला चीज़ है, पूछा हुआ भी है। ठीक है, तो ये चीज़ क्या लिखना अपने को कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक, ये डी मॉर्गन थ्योरम है, पहले ही बता देते हैं सेट में डी मॉर्गन थ्योरम था एक, कि ए यूनियन बी का अगर ये कॉम्प्लीमेंट है, इसको कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी। जब कॉम्प्लीमेंट बांटते हैं तो बीच का जो सिंबल है वो चेंज कर देंगे, तो ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ऐसा बोला जा सकता है। ठीक है, अच्छे से ध्यान रखना इस चीज़ को। ठीक है, दिक्कत है कुछ समझने में आपको। ये 2 चीज़ आपको नोट करके लिखना, वो वापस से एक लिखा दे रहे थे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन, ए का ना होना इंटरसेक्शन बी का ना होना को हम लोग लिख सकते हैं ये कहाँ से आया होगा, तो ये कुछ तस्वीर सर ऐसा रहा होगा तब ये ब्रेक हुआ होगा। और इसको भी कैसे लिख सकते हैं सर, ए यूनियन बी का ना होना मतलब 1 में से माइनस कर रहे किस चीज़ को, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का बात कर रहे हैं, है ना, कि ए यूनियन बी का ना होना मतलब 1 में से होने वाला चीज़ माइनस कर देंगे तो बच क्या जाएगा ना होना। तो इसको हम लोग इस तरीके से टेक्निकल टर्म में लिख सकते हैं। ये चीज़ आपको याद रखना, नोट करके लिखवाएं। चलो ठीक है, तो होमवर्क हम बता देते हैं आज का, रिक्वेस्ट है कि बना लेना।